आज का टॉपिक है कि दोनों वीडियोस में आपको एक साथ ही सेंड कर दूंगी आज। सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज या डिसऑर्डर्स। हमने ऑटोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स किए थे, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्री-डू चैट सिंड्रोम्स। ये सब किस पर थे? हमारे 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 44 क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स। आज हम करेंगे वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो एक्स लिंक्ड हैं, यानी कि एक्स क्रोमोसोम के पर जो जीन लगे हुए हैं उसकी वजह से जो डिसऑर्डर्स हमारे अंदर होते हैं, दे आर सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सबसे पहला डिसऑर्डर है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? टर्नर सिंड्रोम एक एक्स रिलेटेड जो है डिसऑर्डर है। इसके अंदर होती है मोनोसोमी ऑफ क्रोमोसोम। मोनोसोमी मतलब डिप्लॉयड नंबर में से एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है। हमारा डिप्लॉयड नंबर कितना है? 46 माइनस 1, यानी कि ऐसे लोगों के पास क्रोमोसोम कितने होते हैं? 45। 45 क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? 44 जो ऑटोसोम्स हैं वो तो वैसे के वैसे होते हैं, लेकिन एक जो फीमेल है उसके पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम। तो अब 2 एक्स की बजाय उसके पास सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, दूसरा क्रोमोसोम एक्स जो है वो एब्सेंट होगा। 44 प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम 45 क्रोमोसोम नंबर होगा। ऐसी फीमेल्स के अंदर जो है सिम्टम्स क्या होंगे? दे आर स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स उनमें रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं हो सकती। दे हैव रूडिमेंट्री ओवरीज। रूडिमेंट्री ओवरीज मतलब ऐसी ओवरीज जो कि नॉन फंक्शनल है और श्रिंक हो चुकी है, जो अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकती हैं। दे आर रूडिमेंट्री ओवरीज। उनके अंदर कोई ओव्यूलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ऐसी फीमेल्स जो हैं इनके अंदर ब्रेस्ट जो है वो अनडेवलप्ड होती है। यूट्रस जो है इट इज वेरी स्मॉल। यूट्रस भी बहुत छोटे साइज का होता है। पफी। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम वो सुखमन, गुरलीन, नगिता सबका डिस्कनेक्ट हो गया, वो कह रही है। गुरलीन तो ज्वाइन कर रही है। उनका बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, सुखमन का भी, नगिता का भी। उनको बोलो एक बार फिर से ट्राई करें। पफी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स काफी फूली हुई होती हैं, हाइट ज्यादा नहीं होती, शॉर्ट स्टेचर होती हैं ऐसी फीमेल्स, ज्यादा हाइट नहीं उनकी होती है। वेप्ड नेक। नेक जो है वो एक स्मूथ सी नहीं होती, बहुत बड़ी भी नहीं होती, स्मूथ भी नहीं होती, ऐसे मुड़ी हुई सी नेक होती है, जैसे कि फ्रॉक के फीट होते हैं वेप्ड, तो इस तरह से ऐसे मुड़ी हुई कुछ उभार से बने होते हैं नेक में, यूं मुड़ी हुई नेक उनकी प्रेजेंट होती है, दैट इज वेप्ड नेक। इंटेलिजेंस भी नॉर्मल नहीं होती, इंटेलिजेंस भी कम होती है अपनी एज के लोगों के हिसाब से, अपनी एज के बच्चों के हिसाब से उनकी इंटेलिजेंस भी कम रहेगी। उनके अंदर हमेशा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज रहेंगी, यानी कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज उनको हमेशा ही रहती हैं। या तो उनके वॉल्व्स खराब होते हैं या उनके अंदर जो है आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, कुछ भी हार्ट से रिलेटेड डिजीजेज से वो रहती हैं। नो ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन इनके अंदर नहीं होती है। ठीक है, 44 प्लस एक्स ओ, ओ मीन्स नथिंग, जीरो। ऐसे ही मेल्स के अंदर भी हो सकता है, मेल्स के अंदर एक्सक्यूज मी 44 प्लस। यस मैम, उनका वो कह रहे हैं कि उनका किसी का नहीं हो रहा। वो कहते हैं एक बार लिंक चेंज करके देख लो अगर होता है तो। ज्वाइन बेटा, नगीता तो ज्वाइन होगी फिर है, सुखमन भी है, गुरलीन नहीं है। सुखमन आवाज आ रही है ना मेरी? उसकी ऑडियो ही नहीं कनेक्ट हुई अभी।
चलो रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी, उनको बोलो ट्राई करते रहे, जहां पर हो गया तो आ जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। मेल्स के अंदर अगर ये टर्नर सिंड्रोम होता है तो उनके अंदर 44 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट, यानी कि सिर्फ अब एक वाई क्रोमोसोम होगा। ऐसे मेल्स भी इनफर्टाइल होते हैं, स्टेराइल होते हैं, यानी कि उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। दिस वाज टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। नीट का पेपर देखा किसी ने? कल नीट का पेपर देखा है? सर्च किया नेट से या नहीं? मैम। कष्ट कर लिया करो। बायो का पेपर बहुत ही अच्छा था, बच्चे खुश थे, कहते मैम अगर हमने तैयारी की होती कहीं पर, अपने आप ही पढ़े थे, तो हम आराम से 550 से अबव मार्क्स ले जा सकते थे। पेपर अच्छा था, ऑल एनसीईआरटी, कंप्लीटली एनसीईआरटी, कोई भी बात है एनसीईआरटी की, बस उसी की एक्सप्लेनेशन थी, कोई एक्स्ट्रा टाइप्स नहीं, कोई कुछ नहीं, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में वही होता है। अब तक आप +2 का भी आधा सिलेबस कर चुके हो, +1 आपने पूरी पढ़ी है, तो आज अब नीट का पेपर खोल कर देखना, ठीक है। क्वेश्चंस देखना क्या आपको आते हैं या नहीं आते, हो सकता है भूल गए हो, काफी टाइम हो गया, रिवीजन नहीं हो रही है, लेकिन आपने सारी चीजें पढ़ी जरूर हैं और आपको यही चीजें मैंने बार बार स्ट्रेस देकर समझाई भी हैं और इम्पोर्टेंट भी मार्क करवाई हैं, तो देखना ध्यान से, ठीक है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नेक्स्ट है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, जहां पर अब 2 एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के अंदर अब क्या होंगे, 3 एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। इसकी वजह से ऐसी फीमेल्स जो हैं उनके अंदर एबनॉर्मल एग जो है वो प्रेजेंट होता है। ऐसे ही मेल्स के अंदर भी XXY ये जीनोटाइप होगा, मेल के अंदर 1 एक्स होता है तो 2 होंगे, फीमेल के अंदर 2 होते हैं तो अब 3 एक्स क्रोमोसोम होंगे। सो दिस इज ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो अब क्रोमोसोम नंबर टोटल कितने हो गए, 44 ऑटोसोम्स तो हैं ही है और 3 एक्स यानी कि 47 क्रोमोसोम्स। ऐसे ही मेल के अंदर XXY, तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो बढ़ गया है, 47 हो गया है। ऐसे जो मेल्स हैं दे आर स्टेराइल, रिप्रोडक्शन नहीं होती है उनके अंदर, टेस्टिस डेवलप नहीं होती हैं प्रॉपर, फॉर्म नहीं बनते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। मेंटली रिटार्डेड मतलब उनका जो एबनॉर्मल हम देखते हैं बच्चे वैसे होते हैं, नॉर्मल IQ लेवल उनका नहीं होता। अगर फीमेल है तो उनकी बॉडी पर बहुत जो है कम हेयर होते हैं, स्पार्स हेयर, बॉडी पर हेयर नहीं होते जैसे फीमेल्स के होते हैं ज्यादा। नॉक नीज, नॉक नीज मतलब नीज में से हमेशा जो है क्रैकलिंग एक साउंड जो है वो प्रेजेंट रहती है उठते बैठते हुए। लॉन्ग लिम्स, हाथ और पैर उनके कंपैरेटिवली बाकी फीमेल से और अपनी बॉडी से ज्यादा लंबे होंगे। आवाज जो है बहुत ही पतली होगी, जो फेमाइन पिच होती है, फीमेल्स की पिच होती है वॉइस की जैसे होती है, बहुत ही ज्यादा पतली इनकी जो है वॉइस होती है। एंड एनलार्ज्ड ब्रेस्ट, जो फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो सब एक्स्ट्रा होते हैं, ज्यादा होते हैं। किनके अंदर, जिनके अंदर 3 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और इनको हम सुपर फीमेल्स भी कह सकते हैं बिकॉज दे कंटेन एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम्स। इन लोगों के अंदर फर्टिलिटी नॉर्मल होती है, लेकिन रिप्रोडक्शन ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ओव्यूलेशन नहीं होती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं होती, सब होता है और ये रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ऐसे ही हो सकते हैं सुपर मेल्स, सुपर फीमेल्स की तरह सुपर मेल्स भी हो सकते हैं। 44 ऑटोसोम्स प्लस एक्स और अब वाई 2 क्रोमोसोम, टोटल क्रोमोसोम नंबर 47। और ऐसे मेल्स जो है वो क्या होते हैं, सुपर मेल्स। सुपर मेल्स जो होते हैं दे आर वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब बहुत गुस्से वाले होते हैं, क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, जो आप सुनते हैं सीरियल किलर्स होते हैं, ऐसा आप देखते हैं मूवीज में और CID वगैरह में कि वो बिना किसी बात के या एक छोटी सी रीजन की वजह से एक साथ कितने ही लोगों का मर्डर कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। कोई कहता है कि मैंने जस्ट
एक ऐसी बात पढ़ी थी तो मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि मर्डर, कोई कहता है कि मुझे खून निकलता हुआ अच्छा लगता है। तो इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी होती है उन लोगों की जो कि सुपर मेल्स होते हैं। आईक्यू लेवल इनका जो है वो कम होता है कंपैरेटिवली। आईक्यू लेवल इनका होता है 80 टू 120, और कई बार जो 120 आईक्यू लेवल तो बहुत अच्छा होता है कंपैरेटिवली, कईयों में कम होता है। जिनमें अच्छा आईक्यू लेवल होता है तो वो बहुत अच्छी तरह से क्राइम करने में जो है वो बिलीव करते हैं। अपना आईक्यू, अपनी इंटेलिजेंस जो है वो क्राइम के अंदर वो ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं उसको। नॉर्मल मेल से टॉल होते हैं, ज़्यादा टॉल दिखते हैं। सेक्सुअल फंक्शन भी नॉर्मल होता है, फर्टिलिटी यानी कि रिप्रोडक्शन भी नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये होते हैं सुपर मेल्स। दीज ऑल आर सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर। फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, जिसमें कि एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। फीमेल्स होंगी तो एक एक्स क्रोमोसोम होगा, मेल्स होंगे तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम होगा, एक्स विल बी एब्सेंट। ऐसी फीमेल्स में रिप्रोडक्शन नहीं होती, ओवरीज भी छोटी होती हैं, यूट्रस भी छोटा होता है, ओवुलेशन नहीं होती, ना ही जो है आईक्यू लेवल ज़्यादा होता है, और ना ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनके अंदर होता है। दूसरा है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स वाला एक्स्ट्रा होता है। फीमेल के अंदर 3 एक्स तो मेल के अंदर 2 एक्स। अब क्रोमोसोम नंबर बढ़ गया है, 46 की बजाय कितना है 47। इसको ट्राइसोमी ऑफ एक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है। अगर 3 एक्स वाली फीमेल्स हैं तो वो सुपर फीमेल्स, और 2 एक्स वाले मेल हैं तो वो सुपर मेल्स। सुपर फीमेल्स की बॉडी पर हेयर बिल्कुल नहीं होते, लंबे लंबे हाथ पैर होते हैं, आवाज़ बहुत पतली होती है, ब्रेस्ट बड़ी होती है, और वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सुपर मेल्स जो हैं बहुत एग्रेसिव क्रिमिनल मेंटालिटी के होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, टॉल होते हैं, और उनमें भी फर्टिलिटी जो है वो नॉर्मल होती है। ये थे सेक्स क्रोमोसोम यानी कि एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर्स। अब है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो मैं अब ये लास्ट वाला लेक्चर है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर आपको बोर्ड में एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा, और नीट में भी क्वेश्चन जरूर होता ही है इन पर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मेंडल ने जिनको, मेंडल के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिसऑर्डर्स को स्टडी किया गया है, तो मेंडल ने क्या कहा था कि एक ट्रेट्स होते हैं रिसेसिव, जो कि रिसेसिव फॉर्म में दिखते हैं। ऐसे ही रिसेसिव फॉर्म में दिखने वाली हमें कई डिजीजेस भी मिली। मेंडल ने तो सिर्फ पी प्लांट पर अपनी रिसर्च खत्म की, लेकिन वो रिसर्च फिर ह्यूमन बींग्स पर भी हुई, ह्यूमन बींग्स की डिजीजेस पर हुई। नॉर्मल तो किया ही किया, प्लस ये भी किया कि एबनॉर्मल कंडीशन में, डिजीज कंडीशन में क्या होगा। तो डिजीज कंडीशन में जो है हमारे पास रिसेसिव डिजीजेस भी हो सकती हैं और डोमिनेंट भी हो सकती हैं। रिसेसिव जो डिजीजेस हैं, they can be on autosomes and they can be on allosomes. सोमैटिक बॉडी के क्रोमोसोम पर भी हो सकती हैं और सेक्स क्रोमोसोम पर भी हो सकती हैं। सबसे पहले हैं रिसेसिव डिजीजेस ऑफ ऑटोसोम्स। रिसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। रिसेसिव और ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में पहला है एल्कैप्टेन्यूरिया। एल्कैप्टेन्यूरिया एक हमारी मेटाबॉलिक डिजीज है, यानी कि मेटाबॉलिज्म की डिजीज है हमारा, जिसमें डाइजेशन और एक्सक्रीशन जिस चीज में इन्वॉल्व होता है उससे रिलेटेड एक डिसऑर्डर है। होता क्या है, एक एंजाइम है नोन एज ऑक्सीडेज। ये एंजाइम हमें चाहिए होता है बॉडी के अंदर ड्यूरिंग आवर डाइजेशन। डाइजेशन किसकी, टायरोसिन नाम के एक अमाइनो एसिड्स के ब्रेक डाउन के लिए, उसको तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीडेज एंजाइम चाहिए। टायरोसिन जो है उसका ब्रेक डाउन जो है वो होता है, एक बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड ये बनाता है, दैट इज नोन एज एल्कैप्टन। ये टॉक्सिक कंपाउंड बनाता है। तो अगर हमारे क्रोमोसोम्स ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम बना रहे हैं तो टायरोसिन का ब्रेकडाउन होगा, अगर नहीं होता तो ये एल्कैप्टन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाता है। टायरोसिन के साथ साथ एल्कैप्टन को यूज करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है।
अगर ऑक्सीडेज एंजाइम नहीं है तो एल्कैप्टन जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि एल्कैप्टन को किस में कन्वर्ट करना है, टायरोसिन में, लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होता है। लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है एल्कैप्टन, और लिवर से आगे चलते चलते ये बॉडी में कहीं भी एक्यूमुलेट हो सकता है। कहाँ पर? हार्ट में। अगर हार्ट में जाएगा तो हार्ट में टॉक्सिसिटी करेगा, जॉइंट्स में जा सकता है, ब्रेन में जा सकता है, किसी भी ऑर्गन के अंदर जाकर ये एक्यूमुलेट हो सकता है, और जहां पर जाएगा वहां पर टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, और जिसकी वजह से वो जो बच्चा है उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। आई थिंक ये क्वेश्चन भी कल नीट में था, किसी एक ऑप्शन में आया था। उसकी एक ऑप्शन थी कि एल्कैप्टन यूरिया जो है, हाँ शायद ऐसे था कि 4 स्टेटमेंट्स थी, उनमें से करेक्ट कौन सी है ये बतानी है। और उसमें से एक जो स्टेटमेंट वो ये थी कि एल्कैप्टन यूरिया इज कॉज्ड बाय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? रेज योर हैंड्स। इज दिस स्टेटमेंट अ ट्रू और फॉल्स? एल्कैप्टन रिपीट यूरिया कर दे। डिजीज इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। रेज योर हैंड्स। हाँ जी नकिता बोलो। हम गलत है। क्या है? फॉल्स है मैम। फॉल्स है। मैंने आपको भी बताया ये सेक्स लिंक नहीं है, ये क्या है? सोमैटिक, यानी कि ऑटोसोम क्रोमोसोम से रिलेटेड है। ठीक है, अब आपको लगेगा रिसेसिव है, ये रिसेसिव सुन के फटाफट से आंसर नहीं लिखना है। ये बातें ऐसी सिंपल ही होंगी उसके अंदर नीट के क्वेश्चंस में, सिर्फ ध्यान से समझ की जरूरत है, उसको कंसंट्रेटली ध्यान देने की जरूरत है। सेकंड डिजीज है एल्बिनिज्म। एल्बिन्स होते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर मेलानिन होता ही नहीं। मेलानिन क्या है? एक ऐसा पिगमेंट जो हमारे हेयर को, हमारे स्किन को कलर देता है। जिसके अंदर मेलानिन ज्यादा वो काला होता है, और जिसके अंदर मेलानिन कम उसका रंग उतना ही साफ यानी कि गोरा होता है। तो एल्बिनिज्म वाले जो एल्बिन्स हैं उनके अंदर मेलानिन होता ही नहीं, कम ज्यादा की तो बात ही नहीं, मेलानिन बनता ही नहीं है। क्योंकि मेलानिन को बनाने के लिए एक जो है एंजाइम चाहिए होता है, दैट इज नोन एज टायरोसिनेज। दैट इज टायरोसिनेज। ये एंजाइम जो है वो मेलानिन को बनाता है, और ये एंजाइम इन लोगों के अंदर एब्सेंट होता है। अब एंजाइम नहीं है तो मेलानिन नहीं बनेगा। मेलानिन किस चीज से बनता है? मेलानिन एक सब्सटेंस से बनता है, दैट इज डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन पर टायरोनेज जो है एंजाइम काम करता है, और उसकी वजह से बनता है मेलानिन। अगर मेलानिन नहीं तो आईब्रोज, आई लैशेज, बॉडी के हेयर सब व्हाइट होंगे एकदम। तो ये लोग दिखने में बहुत ही डरावने लगते हैं, क्योंकि सिर के बाल भी व्हाइट, आईब्रोज के भी व्हाइट, आई लैशेज के भी व्हाइट, बॉडी पे जहां पर हेयर है दे ऑल विल बी व्हाइट एक कलर। तो इस तरह के और जो इंडिविजुअल्स हैं उनको बोलते हैं एल्बिन्स, उनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनके अंदर ये एंजाइम नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इनके अंदर जो रिसेसिव ट्रेट है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है और अपने आप को शो करता है। यानी कि अगर ये डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट होता तो टायरोसिनेज बनता। अब ये रिसेसिव स्टेट में है तो टायरोसिनेज नहीं बन रहा तो मेलानिन भी नहीं है, और मेलानिन नहीं तो बॉडी पर कोई भी कलर नहीं होता किसी भी तरह का। आईज का भी, इवन आई बॉल का भी जो कलर है वो भी नहीं होता, पूरी आईज भी एकदम व्हाइट ही नजर आती है, आई बॉल अलग से भी नहीं दिखता है उनके अंदर। नेक्स्ट डिजीज जो है दैट इज टे-सैक्स डिजीज। इसके बारे में पहले भी आया था। टे-सैक्स डिजीज में क्या होता है? ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जितने भी डिसऑर्डर्स हमने अब तक किए हैं, डाउन सिंड्रोम से लेकर अब आज जो हम सारे पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, वो सब डिसऑर्डर्स का आप एक चार्ट बना लो। एक तरफ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और दूसरी तरफ ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ताकि आपको पहली बात तो ये क्लियर हो कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। ये इसी पर ही क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। टे-सैक्स डिजीज में क्या होता है? हमारी जो नर्व्स होती हैं या हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं
उनके ऊपर फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैट्स की डेपोजिशन हो जाती है। आपने +1 में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था और न्यूरॉन में क्या पढ़ा था कि ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन से लेकर ऑर्गन तक और ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर इस जगह पर फैट एक्यूमुलेट हो जाए तो फैट क्या है, वो इंसुलेशन का काम करता है। अब नर्व्स के अंदर, न्यूरॉन्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में मैसेज ना तो ब्रेन तक आएगा ना ही ब्रेन से ऑर्गन तक जाएगा। इसका मतलब वो पर्सन कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर वो सोचेगा कि मुझे ये पेन उठाना है तो उसके दिमाग में ये बात जो है वो ब्रेन से लेकर अपनी फिंगर्स की मसल्स तक नहीं पहुंचेगी, इसीलिए वो कोई काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि पैरालाइज्ड होते हैं पेशेंट्स, कुछ ऐसा वो बिहेव करेंगे। ऐसा क्यों है? इसके कारण है एक एंजाइम बीटा डी एन एसिटाइल हेक्सोसामिनाइड। इसकी वजह से, इसकी कमी की वजह से वो इंडिविजुअल्स के अंदर जो है टे-सैक्स डिजीज यानी कि फैट डिपोजिशन शुरू हो जाती है। ठीक है, दिस इज टे-सैक्स डिजीज। नेक्स्ट डिजीज इज गॉशर्स डिजीज। नेक्स्ट है गॉशर्स डिजीज। गॉशर्स डिजीज क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये लिपिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है ब्लड और टिश्यूज के अंदर। ब्लड के अंदर फैट और टिश्यूज के ऊपर भी फैट इसमें इकट्ठा हो जाता है। ऑब्वियसली ऐसे लोगों में भी जो है फैटीनेस ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर, और उनका जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है, जैसे हम किसी चीज़ पे रिएक्ट करते हैं तो उनका रिएक्शन टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया पे नीट का क्वेश्चन हर बार रिकॉर्ड है, होता ही होता है। इट इज डू और डाई। इस डिजीज के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसके सिम्टम्स भी, ये क्यों होती है, कौन से क्रोमोसोम पर होती है, एवरीथिंग। सिकल सेल एनीमिया क्या है, हम पहले भी पढ़ते आए हैं। इन पर्सन्स के अंदर जो आरबीसीज हैं वो इस तरह से सिकल की शेप के होते हैं। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं होता, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को हमेशा ही ऑक्सीजन की कमी रहती है, क्योंकि उसके आरबीसीज का हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं, वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। एंड सेकेंड, आरबीसीज की शेप क्या है? सिकल शेप। नॉर्मल शेप क्या है आरबीसीज की? इट इज बाइकन्वेक्स, और दूसरी स्फेरिकल भी हो सकती है, डिस्क शेप भी हो सकते हैं आरबीसीज। अब इस तरह के आरबीसीज आसानी से आर्टरीज और वेन्स के अंदर ट्रेवल कर लेते हैं, लेकिन जो सिकल शेप है ये आरबीसीज क्या करते हैं, ये आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह से ये जाकर फंस जाते हैं यहाँ पर, आरबीसीज पूरा एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। इसकी वजह से ना तो ब्लड आगे बढ़ पाता है, आरबीसीज नहीं पहुंचेंगे बॉडी के हर एक सेल तक, तो बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऐसे पर्सन को सांस चढ़ेगा। और अगर बहुत ज़्यादा जो है ब्लॉकेज हो जाए, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली तो हार्ट फेल, और उसकी वजह से पूरी बॉडी जो है वो खत्म हो जाती है। ऐसे लोग मर जाते हैं ड्यू टू सिकल सेल एनीमिया। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन एस लिखते हैं, सिकल सेल का ट्रेट जिसने कैरी किया हुआ है, और नॉर्मल हीमोग्लोबिन को हम HbA लिखते हैं, जिसके अंदर नॉर्मल ट्रेट है, हीमोग्लोबिन जिसके अंदर नॉर्मल है। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एक चेन। मैंने आपको बताया था कि अमाइनो एसिड्स की चेन होती है जो क्या बनाती है? प्रोटीन, राइट। अब यहाँ पर जो प्रोटीन है वो क्या है? हीमोग्लोबिन, और उसके अंदर अमाइनो एसिड की एक चेन है। ये अमाइनो एसिड जो है एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, सपोज 1 2 3 4। पहला जो अमाइनो एसिड है दैट इज वेलिन, वेलिन एक अमाइनो एसिड है। दूसरा जो अमाइनो एसिड है दैट इज हिस्टामिन, थर्ड इज ल्यूसीन, फोर्थ इज थ्रोनाइन। ये अलग अलग अमाइनो एसिड है, आपको सिर्फ कंसंट्रेट वेलिन पे करना है। वेलिन जो है अमाइनो एसिड प्रेजेंट है।
अब मैंने आपको ये भी बताया था अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसेस से, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर एक अमाइनो एसिड बनाते हैं, और ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये मिलकर एक चेन बनाते हैं, दैट इज प्रोटीन। अब ये जो 3 यहाँ पर नाइट्रोजन बेस लगे हुए हैं, जहां पर नाइट्रोजन बेस जो है वो लगना चाहिए था थायमीन, तो वहां पर क्या हो गया, एडेनिन। जहां पर थायमीन था तो एडेनिन हो गया, एडेनिन था तो वहां पर अब थायमीन हो गया है। इसकी वजह से क्या हो गया, अमाइनो एसिड का नेम ही चेंज हो गया है। अमाइनो एसिड कैसे बनते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस ने मिलकर क्या बनाया है, एक अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड में सपोज कर लो यहाँ पर था थायमीन और गुआनिन, गुआनिन, ठीक है, इससे बना था एक अमाइनो एसिड, वेलिन बन जाता है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया जो है एक ऐसी डिजीज है जहां पर थायमीन की जगह एडेनिन लग गया है, सिर्फ एक सिंगल कोडॉन, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस के चेंज की वजह से आरबीसीज की पूरी शेप ही चेंज हो जाती है। और ऐसा किस पर होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है ये ट्रेट। हमारे क्रोमोसोम नंबर 11 पर जो लगे हुए हैं जीन्स, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से जहां पर थायमीन था वहां पर अब एडेनिन लग गया है, और इस एडेनिन की वजह से हमारे जो अमीनो एसिड्स हैं वो बदल गए। जहां पर बनना चाहिए था ग्लूटामिक एसिड, वहां पर अब क्या बन गया, वेलिन। ग्लूटामिक एसिड में जहां पर थायमीन था वहां पर एडेनिन लग गया, तो अब ये ग्लूटामिक एसिड की बजाय ये अमीनो एसिड क्या बन गया, वेलिन। तो सिकल शेप जो आरबीसीज बनते हैं उनमें ये इस तरह का होगा, और जिसमें ग्लूटामिक एसिड है वो नॉर्मल शेप के आरबीसीज बनेंगे। तो इतना सा एक सिंगल जो है फर्क आने की वजह से, जहां पर थायमीन था वहां एडेनिन लग गया, उसकी वजह से ये डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया। इसके सिम्टम्स आप कर चुके हो कि पेशेंट को दिखता नहीं, और अफ्रीका में जो हेटेरोजाइगस होते हैं, जिनका आधा हीमोग्लोबिन नॉर्मल और आधा सिकल होता है, वो उनको बेनिफिट हो जाता है और वो लोग बच जाते हैं, ठीक है। क्लियर है ये टॉपिक, सिकल सेल एनीमिया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है एक ब्लड का डिसऑर्डर है, ब्लड की डिजीज है। इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जीन्स डिलीट हो जाते हैं, डिलीटेड जीन्स की वजह से ये डिजीज होती है, और ये डिलीटेड जीन्स जो हैं वो बनाते हैं हमारे हीमोग्लोबिन की चेन। हीमोग्लोबिन जो है वो 4 चेन से बना हुआ होता है, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। तो ये चेन्स अगर नॉर्मल नहीं बनती, ये चेन्स बनाने के लिए जो जीन्स थे अगर वो डिलीट हो जाएं, खत्म हो जाएं, उसकी वजह से थैलेसीमिया नाम की डिजीज होती है। 2 तरह का थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया माइल्ड, इसको हम अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा थैलेसीमिया क्या है, ये होता है कि जो हमारा अल्फा चेन है, ये जो मैंने ये वाली चेन्स बनाई है, अल्फा चेन्स जो है हीमोग्लोबिन की, अगर इनमें डिफेक्ट हो अल्फा थैलेसीमिया, और अगर बीटा चेन्स में डिफेक्ट हो तो बीटा थैलेसीमिया वो कहलाता है। अल्फा थैलेसीमिया वाली जो चेन है उसको बनाने वाला जो जीन है दैट लाइज ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये प्रेजेंट होता है, और बीटा चेन वाला प्रेजेंट होता है ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। दोनों में से अगर कोई भी जीन डिलीट हो जाता है तो वो अकॉर्डिंगली अल्फा और बीटा थैलेसीमिया को प्रोड्यूस करता है। ऐसे बच्चों के अंदर, ऐसे एडल्ट्स के अंदर क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं कर पाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल नहीं है उनके अंदर, और इसकी वजह से उनके अंदर भी हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है, सांस चढ़ता रहता है उनको, उनका ब्लड बदलना पड़ता है बार बार, नॉर्मल हीमोग्लोबिन की शेप वाला उनको ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और कई बार जो है बहुत ही यंग एज पर जो कई बच्चे हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। 2 तरह से और इसको हम क्लासिफाई करते हैं, थैलेसीमिया मेजर एंड थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर जो है वो काफी बड़ा डिफेक्ट है, बहुत ही हायर लेवल का है, जिसमें बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसमें जो
आरबीसीज बनते हैं, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसीज बनते हैं। दे आर माइक्रोसिटिक, छोटे साइज के होते हैं बहुत, जिनके अंदर ना हीमोग्लोबिन प्रॉपर बना हुआ होता है, ना ही ऑक्सीजन कैरी हो पाती है। ऐसे लोगों का मरना तय है। वो लोग कितना सरवाइव करेंगे, वो जितनी भी लाइफ उनको मिल जाए दैट इज अ बोनस, उनका सरवाइव करना मुश्किल होता है। दूसरी डिजीज होती है थैलेसीमिया माइनर। इसमें बचने के चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं। पेशेंट जो है बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराकर कुछ हद तक जो है वो बच सकते हैं। लास्ट जो डिजीज है दैट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जो कि छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, यानी कि 4-5 साल से लेकर 15-16 साल, और यंग एडल्ट 16 से 20 साल तक के बच्चों के अंदर, टीन एज के अंदर ये सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो दिखने लग जाता है। किस पर प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 7। सबके क्रोमोसोम नंबर जरूर याद होने चाहिए आपको, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है वो पैंक्रियास पर अपीयर हो सकता है। पैंक्रियास जिन्होंने बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस बनाने होते हैं डाइजेशन के लिए, और इसके डिफेक्ट की वजह से पैंक्रियास पर जो है छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। सिस्ट कैसे होते हैं? फाइब्रोटिक, मतलब उसमें फाइबर भरे होते हैं। वैसे हम सिस्ट किसको बोलते हैं? सिस्ट मीन्स एक थैली जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, जैसे फोड़ा हो जाता है जिसके अंदर पानी भरा हुआ, दैट इज अ सिस्ट। लेकिन अगर उसके अंदर पानी की बजाय कोई हार्ड चीज भरी हुई हो तो दैट इज फाइब्रोसिस। तो हम क्या कहेंगे? सिस्टिक फाइब्रोसिस। ऐसा पैंक्रियास के ऊपर ऐसा फोड़ा बन जाता है जो कि हार्ड होता है, फाइब्रोस्ड हो जाता है, कई सॉल्ट्स उसमें जमा हो जाते हैं और वो हार्ड हो जाता है। इसकी वजह से स्किन के ऊपर, लंग्स के अंदर जितना भी म्यूकस है, थिक म्यूकस, एक चिपचिपी सी लेयर जो है वो जम जाती है। और इसकी वजह से पेशेंट का जो चेक करना हो तो जो स्वेट है, सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला पेशेंट जो है उसको हमेशा ही डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स रहेंगे, पेन रहेगी पेट में, और इसका जो स्वेट होता है ऐसे लोगों का, उनमें सोडियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। इनका स्वेट चेक किया जाए, पसीने को चेक करें तो सोडियम का कंटेंट उसमें हमेशा ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह के पेशेंट कहलाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। बहुत सारे लोग होते हैं, तो इस सिस्ट को ऑपरेशन करके हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, अगर पैंक्रियास के अलावा लंग्स पर ही पहुंच गया है तो सर्जरी बहुत डिफिकल्ट हो सकती है। अब तक जो मैंने बताया इसमें कोई डाउट है तो बताएं। नो मैम। नहीं? क्लियर है सबको? Yes. ये थे यस मैम। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। अब है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स, जो डोमिनेंट फॉर्म में ही अपने आप को शो करते हैं। ये आपने डिजीजेस के नाम करने हैं। फर्स्ट डिजीज है एकॉन्ड्रोप्लेशिया। एकॉन्ड्रोप्लेशिया में बोन्स जो है वो ग्रो नहीं करती। बोन्स जो है जैसी थी छोटी, छोटे बच्चों जैसी वैसी ही रह जाती हैं, बच्चों में बोन्स जो है वो ग्रो नहीं करती। सेकेंड इज पॉलीडेक्टिलिटी। पॉलीडेक्टिलिटी मतलब एक्स्ट्रा फिंगर्स, जैसे ऋतिक रोशन के है। इसका कौन सा है ट्रेट? ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, पॉलीडेक्टिलिटी। ब्रैकीडेक्टिलिटी, ब्रैकीडेक्टिलिटी मतलब छोटे छोटे फिंगर्स का साइज बहुत छोटा होना, टोज का साइज, पैरों की फिंगर, उनका साइज बहुत ही स्मॉल होना, ब्रैकीडेक्टिलिटी। नेक्स्ट है हंटिंगटन्स डिजीज। हंटिंगटन्स डिजीज क्या है? इसको हंटिंगटन्स कोरिया भी बोलते हैं। इस डिजीज में क्या है? मेंटल जो है, मसल्स जो है वो डिटीरियोरेट होती है। हमारी ब्रेन की जो मसल्स हैं, जो हमारी मेमोरी, हमारे जो हमें मेंटली शार्प करती है, इंटेलिजेंट बनाती हैं, वो वाली मसल्स जो है वो धीरे धीरे डीजनरेट होती हैं। हमारा मोटर कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। मोटर कंट्रोल क्या है? जैसे अभी मेरा मन करे कि मैं उठ जाऊं, तो ये मेरा मोटर कंट्रोल है कि मुझे उठ के कुछ करना है, तो मेरी बॉडी मेरे ब्रेन के कंट्रोल में है। तो मेरे मोटर सारे एक्शंस ब्रेन से जो मैंने अपने ऑर्गन्स सबको देने हैं, वो सब एक्शंस कंट्रोल में है ब्रेन के। अगर वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं हो तो
तो ऐसे लोगों में क्या होगा, अपने आप हाथ हिलता रहेगा, पैर हिलता रहेगा, पूरी बॉडी शेक कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स इनके अंदर होंगी। अभी मैं क्यों नहीं उठ रही, क्योंकि मेरा ब्रेन ने मेरी मसल्स को कंट्रोल किया हुआ है। जब मैं चाहूंगी तो मेरा ब्रेन तक मैसेज जाएगा और मेरी मसल्स जो है वो काम करेंगी और मैं चलूंगी, मेरे पैरों की मसल्स काम करेंगी। लेकिन अगर वो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं होगा तो हाथ पैर लगातार हिलते ही रहेंगे। दैट इज हचिंसन्स कोरिया या हचिंसन्स डिजीज भी बोलते हैं इसको। एक और डिजीज है फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग। फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग, न्यूरोफाइब्रोमा, it is also a dominant trait, sex linked dominant trait है। woolly hairs, कुछ लोगों के हेयर स्ट्रेट नहीं होते, बॉडी हेयर भी वो वूल जैसे कॉइल्ड होते हैं। इट इज ऑल्सो ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो ये थे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। सिर्फ इनके आपको नेम्स अच्छे से याद होने चाहिए। एक और डिजीज है आपने सुनी होगी, ओल्ड एज में तो होती है, बूढ़े लोग हैं वो सब कुछ, टाइमिंग रनिंग आउट, आप फिर से ज्वाइन करो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अभी जो पढ़ाया है उसमें कोई डाउट है तो बोलें। नो मैम। कोई डाउट नहीं है?